बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन नेशनल एमडीकेट बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 1। लास्ट लेक्चर में जिसमें हमने एक इंट्रोडक्शन आपको प्रोवाइड किया था इस पूरे एमडीकेट सीरीज़ का कि किस तरह से हम इसको लेकर चलेंगे, उसके बाद आज से हमारा ये बाकायदा आगाज़ हो रहा है इस सीरीज़ का। और इसमें आज ये जो पहला लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं, इसके अंदर हम शुरू करेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अगरचे ये जो यूनिट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये एमडीकेट सिलेबस के अंदर जो 22 का सिलेबस है उसमें ये यूनिट आगे जाकर दिया हुआ है। पहला यूनिट ये नहीं है, पहला यूनिट बायोडाइवर्सिटी से उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन हम अपने बुक के सीक्वेंस के लिहाज से इनको लेकर चलेंगे। कल भी मैंने इस चीज़ के हवाले से आपको वजाहत दी थी। तो आज हम ये सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 5 लेक्चर इस यूनिट से मुताल्लिक होंगे। तो इन 5 लेक्चर्स में हर लेक्चर के एंड पर भी आपको MCQs पर मुश्तमिल एक असाइनमेंट प्रोवाइड करूँगा, आपने वो ऑनलाइन सॉल्व करनी होगी और उसके जो बेशतर क्वेश्चंस हैं वो हमारे इस लेक्चर के डिस्कशन में ही सॉल्व हो चुके होंगे, और अगर कोई रह गया होगा तो वो फिर कल के लेक्चर में हम उसको साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद फिर ये जब संडे आ जाएगा तो संडे तक हमने जितना भी पोर्शन ये कवर किया होगा, तो संडे को इंशाल्लाह फिर इन तमाम लेक्चर से एक टेस्ट आपसे संडे को लिया जाएगा। और उस संडे वाले टेस्ट के अंदर उतने ही नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे जितने, जैसे मैंने कल आपको बताया था, कल शायद मैं आपको 70 बता गया था, एक्चुअली 68 ही क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि अभी क्वेश्चंस का नंबर थोड़ा सा कम कर दिया है। 210 क्वेश्चंस के बजाय PMC ने जो कल अपना एक सिलेबस लॉन्च किया है उसके अंदर अब 200 क्वेश्चंस का उन्होंने टेस्ट लेना है, और उसमें 68 क्वेश्चन ही बायो के होंगे और बाकी फिज़िक्स और केमिस्ट्री के 56 हैं, और फिर इसी तरह से इंग्लिश के 18 हैं, और इसके अलावा 6 क्वेश्चंस आपके ये लॉजिकल रीजनिंग से आएंगे। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा फॉर्मेट उन्होंने चेंज किया। तो बहरहाल आज का ये जो लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस आज के लेक्चर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिन चीज़ों को अभी हमने इस लेक्चर में कवर करना है बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर, उनमें हम यूकैरियोटिक सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी कंपोजिशन कैसी है, और उसके हवाले से जो रिलेटेड MCQs पॉसिबल हैं वो भी हम यहाँ पर अपने डिस्कशन के अंदर लेकर आएंगे। इसके अलावा हमने आज के इस लेक्चर के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन, इसका भी डिटेल्ड स्ट्रक्चर और कंपोजिशन और इसका फंक्शन, इसको भी कवर करना है। तो ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं आज के इस लेक्चर में। अच्छा, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं, इस लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपके सामने इस वक्त प्लांट और एनिमल सेल आपको नज़र आ रहे होंगे, और इन दोनों टाइप के सेल्स को अगर कंपेयर किया जाए तो जो सबसे प्रोमिनेंट डिफरेंस हमें इन दोनों टाइप के सेल्स में नज़र आता है वो दरअसल प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल का है। प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल मौजूद है, एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल मौजूद नहीं है। अगर हम इसकी रीजनिंग करें कि क्या वजह है एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल क्यों नहीं होती, तो उसका रीज़न हमारे समझ में ये आता है कि चूँकि एनिमल्स मोटाइल लाइफ गुजारते हैं, दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड फॉर द मूवमेंट दे नीड अ फ्लेक्सिबल बॉडी। सो अगर इनके पास सेल वॉल मौजूद होती तो ऐसी सूरत में इनके सेल्स हार्ड हो जाते, और सेल्स हार्ड होने की सूरत में फिर इनमें ये जो मूवमेंट की एबिलिटी थी वो नहीं हो पाती। ठीक है, तो यही वजह है कि इनके पास ये सेल वॉल मौजूद नहीं है। ठीक है जी, तो सेल वॉल ये प्लांट सेल का एक प्रोमिनेंट फीचर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लांट्स के अलावा और कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सेल वॉल मौजूद है? तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्लांट्स के अलावा भी और डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं दैट हैव सेल वॉल। फॉर एग्जांपल प्लांट सेल वॉल विच इज मेड ऑफ सेलुलोज। इसके अलावा आपको एल्गी के सेल्स के पास भी सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल मिलेगी। वाटर मोल्ड्स और स्लाइम मोल्ड्स, बोथ ऑफ देम आर द टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट्स। ये फंजाई लाइक प्रोटिस्ट्स होते हैं, दे आर फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। इनके पास भी सेलुलोजिक सेल वॉल है, इनकी भी मेजर कंपोजिशन सेलुलोज है।
इसी तरह से फंगल सेल वॉल जो ट्रू फंजाई हैं उनके पास भी सेल वॉल मौजूद है, बट दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। और फिर आप देखिए कि प्रोकैरियोट्स में दो मेजर ग्रुप्स हैं प्रोकैरियोट्स के, एक यू बैक्टीरिया और दूसरे आर्कियोबैक्टीरिया, या फिर इन आर्कियोबैक्टीरिया को आजकल आर्किया के नाम से भी जाना जाता है। इनके पास भी सेल वॉल मौजूद है, ठीक है। तो इनकी जो सेल वॉल की कंपोजिशन है वो अगेन थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन है, आल्सो नोन एज म्यूरिन, इसको म्यूरिन भी कहा जाता है। और इसके अलावा आर्कियोबैक्टीरियल सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड पॉलीसेक्राइड। अगर यहाँ पर आप गौर कीजिए, ये सेल वॉल मैंने जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर पॉइंट आउट किए, इससे एक तो आपको ये पता चल गया कि कौन कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल होती है, और दूसरा आपको इन तमाम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के सेल वॉल की मेजर कंपोजिशन का आइडिया हो रहा है। ये बातें आपने याद रखनी है। अगर आप इन मेजर कंपोजिशंस पर गौर करें तो सेलुलोज ये ज्यादातर आपको ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल के अंदर नजर आ रहा है, सेलुलोज। और क्या आप जानते हैं कि ये सेलुलोज किस नेचर का मॉलिक्यूल है? ये कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, या न्यूक्लिक एसिड है? सो दिस इज एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के भी किस ग्रुप से ये ताल्लुक रखता है? दिस इज एक्चुअली पॉलीसेक्राइड, एग्जैक्टली, ठीक है। ये पॉलीसेक्राइड की किस्म है, सही है। इवन काइटिन इज ऑल्सो अ पॉलीसेक्राइड, काइटिन जो है ये भी पॉलीसेक्राइड है। और इवन ये जो पेप्टिडोग्लाइकन आप देख रहे हैं, इस पेप्टिडोग्लाइकन में भी एक मेजर पोर्शन पॉलीसेक्राइड चेन्स का होता है, अगरचे इसके अंदर कुछ बीच में टेट्रापेप्टाइड्स भी मौजूद होती हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है पेप्टिडोग्लाइकन का कि पॉलीसेक्राइड चेन्स और बीच बीच में इस तरह से टेट्रापेप्टाइड्स। टेट्रापेप्टाइड का मतलब है कि 4 अमाइनो एसिड्स की पेप्टाइड्स, उनके यूं लिंक्स मौजूद होंगे। तो ये एक किस्म का कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है, बट इसके अंदर भी आपको मेजर कंपोनेंट पॉलीसेक्राइड मिलेगा, सही। और इवन आपको फिर ये जो आर्कियोबैक्टीरियल सेल वॉल है, यहाँ पर भी पॉलीसेक्राइड मिल रहा है। लिहाजा इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस तरह से कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट possess सेल वॉल हैव प्रोटीन इन देयर सेल वॉल, या पॉलीसेक्राइड इन देयर सेल वॉल, या लिपिड इन देयर सेल वॉल, या कंजुगेटेड मॉलिक्यूल इन देयर सेल वॉल। मेरे ख्याल में इस डिस्कशन के बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाना चाहिए। बताइए क्या राइट आंसर होगा यहाँ पर? बी सर। बी इज द राइट आंसर, वेल डन, बी, पॉलीसेक्राइड इन देयर सेल वॉल, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स मे इन्वॉल्व इन द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल एक्सेप्ट। अभी आपने ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल की कंपोजिशंस देखी, तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि कौन सा कंपोनेंट है विच इज एंटायरली एब्सेंट इन द सेल वॉल्स, बाकी चीजें मौजूद थी। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, एक्चुअली पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर एब्सेंट इन द सेल वॉल्स। बाकी आपको पॉलीसेक्राइड्स भी मिलेंगे, आपको पॉलीपेप्टाइड्स भी कुछ सेल वॉल्स में मिलेंगे, वैक्सेस भी मौजूद होते हैं, एंड इवन कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी। लेकिन पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहां पर ये बन रहा है। एज फार एज स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल इज कंसर्न, हम यहां पर अब मेन फोकस करेंगे प्लांट सेल वॉल के मुतालिक। देखो, प्लांट सेल वॉल का ये डिटेल्ड स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पर शो किया हुआ है। प्लांट सेल वॉल का स्ट्रक्चर एनालाइज करने के लिए आप ये जो एडजेसेंट सेल्स की सेल वॉल है उसको ज़रा रिव्यू कीजिए। यहाँ से देखिए, हमने इस पोर्शन को ये बड़ा करके दिखाया, ये आपको सेल, और ये एडजेसेंट सेल्स, असल में ये पोर्शन ये इस जगह से लिया गया है, ये आपको स्केच इसका दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो यहाँ से हमने इसको ये मैग्नीफाई किया, और मैग्नीफिकेशन के दौरान हमें ये पता चला ये दो एडजेसेंट सेल्स, उनके दरमियान सेल वॉल। फिर हमने यहाँ से उसका ये पोर्शन मजीद मैग्नीफाई किया है, और अब हमें सेल वॉल का डिटेल्ड स्ट्रक्चर बहुत वजाहत से नज़र आ रहा है। और ये डिटेल्ड स्ट्रक्चर हमें क्या बतला रहा है कि 3 लेयर्स पर सेल वॉल मुश्तमिल है, मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। असल में देखो, ये जो ब्लैक कलर की लाइनिंग आपको नजर आ रही है, जो कि तीनों लेयर्स में सबसे ज्यादा थिन लेयर है, ये है मिडल लैमेला। और मिडल लैमेला के दोनों साइड पर दरअसल प्राइमरी वॉल है। यहाँ पर लेबलिंग सिर्फ एक साइड पर की हुई है, दूसरी साइड पर लेबलिंग नहीं की, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये इस साइड पर जो लेयर है ये प्राइमरी वॉल नहीं है, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी वॉल। असल में ये 2 सेल्स की सेल वॉल को यहाँ पे शो किया गया है, 2 सेल्स की सेल वॉल को यहाँ पे शो किया गया है,
इसी वजह से आपको ये प्राइमरी सेल वॉल इस जगह पर भी नजर आ रही है और प्राइमरी सेल वॉल आपको इस जगह पर भी नजर आ रही है, क्योंकि ये दो सेल्स की सेल वॉल्स को हमने शो किया हुआ है। तो प्राइमरी सेल वॉल ये मिडल लैमेला के साथ एडजेसेंट मौजूद होती है और फिर उसके बाद सेकेंडरी वॉल मौजूद होगी। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर इन तीनों लेयर्स में कि थिकेस्ट लेयर कौन सी है इन तीनों में से, तो सेकेंडरी सेल वॉल इज द थिकेस्ट लेयर, और जो सबसे ज्यादा थिन लेयर है वो मिडल लैमेला है। सही। अच्छा, इन में मजीद डिटेल में हम लेकर जाते हैं इनकी कंपोजिशन को, लेकिन इससे पहले आप ये सवाल जरा मुलाहिजा कीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल वॉल ऑफ एन इंटैक्ट प्लांट सेल। इंटैक्ट प्लांट सेल का मतलब क्या होगा, पहले इस बात को समझ लीजिए। व्हाट इज एन इंटैक्ट प्लांट सेल? देखो, जैसे आपको यहाँ पर ये टिश्यू की डायग्राम दिखाई जा रही है, इस वक्त सेल्स इस टिश्यू के अंदर एम्बेडेड हैं। ये सेल्स इंटैक्ट हैं, यानी इनको हमने कोई मैनिपुलेट नहीं किया, इनको छेड़छाड़ नहीं की, ये इंटैक्ट सेल्स हैं। और इंटैक्ट सेल्स में जो आउटर मोस्ट लेयर होगी, देखो इस साइड पर साइटोप्लाज्म है, ठीक है, यहां से हम ये बाहर की तरफ निकल रहे हैं, साइटोप्लाज्म से बाहर की तरफ आ रहे हैं, यानी इस तरफ से ऐसे बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत में सबसे पहले आपके सामने सेकेंडरी वॉल, फिर ये प्राइमरी वॉल और फिर मिडल लैमेला। तो यूं एक इंटैक्ट सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो होगी मिडल लैमेला। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बन रहा है? प्राइमरी वॉल नहीं, बल्कि ना ही सेकेंडरी वॉल, ना ही सेल मेम्ब्रेन, बल्कि मिडल लैमेला इज द आउटर मोस्ट लेयर इन एन इंटैक्ट प्लांट सेल। लेकिन अगर ऐसा ही क्वेश्चन आपसे किसी आइसोलेटेड सेल के मुतालिक पूछा गया होता, आइसोलेटेड सेल का मतलब ये होगा कि अगर आप किसी भी प्लांट टिश्यू को फ्रैक्शनेट कर दें, ठीक है, फ्रैक्शनेशन के दौरान एक स्टेप होता है होमोजेनाइजेशन। अगर आप होमोजेनाइज करते हैं और उसके सेल्स को एक दूसरे से अलग-अलग कर लेते हैं बाय डिसॉल्विंग द मिडल लैमेला, तो ऐसी सूरत में जो उसमें आउटर मोस्ट लेयर बनेगी वो फिर प्राइमरी वॉल बन जाएगी, फिर वो मिडल लैमेला नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपने जरा ख्याल रखना है कि आइसोलेटेड सेल में प्राइमरी वॉल आउटर मोस्ट लेयर होगी और इंटैक्ट सेल के अंदर मिडल लैमेला आउटर मोस्ट लेयर होगी। अच्छा, उसके बाद अब इनकी कंपोजिशन को हम जरा डिटेल से देखते हैं। मिडल लैमेला जो बेसिकली जेली लाइक मटेरियल्स पर मुश्तमिल होती है ये लेयर, और ये जेली लाइक मटेरियल्स बेसिकली ये कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट इन्हें कहा जाता है, या इनके लिए पैक्टिक एसिड टर्म भी यूज़ की जाती है। और इसके साथ साथ एक और पॉलीसेक्राइड है जो इनसे रेलिवेंट है, पैक्टिन। सो ये चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। एक्चुअली ऑल ऑफ दीज आर हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स, ये सब हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स हैं। हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स ऐसे पॉलीसेक्राइड्स को कहा जाता है जो डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट से कंपोज्ड होते हैं। सो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट भी हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स हैं, एंड द पैक्टिन्स आर आल्सो हेट्रोपॉलीसेक्राइड, और ये सब हाइड्रोफिलिक इन नेचर हैं। सेल वॉल के ऑलमोस्ट सभी कंपोनेंट्स हाइड्रोफिलिक होते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, बाजू का इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है एमडी कैट में। तो ये हाइड्रोफिलिक मटेरियल्स हैं और इनको डिसॉल्व किया जा सकता है। दे कैन बी इजीली डिसॉल्व बाय मींस ऑफ एन एंजाइम नोन एज पैक्टिनेज। एक एंजाइम पैक्टिनेज, ये अक्सर हम सेल फ्रैक्शनेशन प्रोसेस में यूज़ करते हैं प्लांट सेल्स को आइसोलेट करने के लिए। सो पैक्टिनेज एंजाइम के जरिए इनको डिसॉल्व किया जा सकता है। इस तरह से ये प्लांट टिश्यू में से सेल्स आइसोलेट हो जाते हैं। उसके बाद आप देखिए दूसरी जो लेयर आपको बताई थी, प्राइमरी वॉल। अच्छा, मिडल लैमेला के हवाले से एक और पॉइंट भी आप माइंड में रख लें, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता होता है। मिडल लैमेला आप याद रखें कि जो सेल वॉल, जो लेयर सबसे पहले स्टैब्लिश होगी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, वो मिडल लैमेला होगी। मिसाल के तौर पर जैसे एक प्लांट सेल जब डिवाइड करता है, दिस इज अ प्लांट सेल विच अंडरगोज सेल डिवीजन, तो जब ये सेल डिवीजन हो रही होगी और कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगी, यानी पेरेंट न्यूक्लियस डिवाइड होकर टू डॉटर न्यूक्लिया बना लेगा, तो उसके बाद फिर इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होने लगता है। और एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यहाँ पर ये गोल्जी वेसिकल्स एट द सेंट्रल रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म ये इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, एग्रीगेट करते हैं, एंड बाय द एग्रीगेशन ऑफ दीज गोल्जी वेसिकल स्ट्रक्चर इज फॉर्म नोन एज फ्रेगमोप्लास्ट। आपने यकीनन ये चीज़ें पढ़ी होंगी, इसे कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। अब ये जो फ्रेगमोप्लास्ट यहाँ पे बना है,
गोल्जी वेसिकल्स की मदद से इन फ्रेगमोप्लास्ट के अंदर या ये गोल्जी वेसिकल्स के अंदर सेल वॉल फॉर्मिंग मटेरियल्स मौजूद हैं, सेल वॉल फॉर्मिंग मटेरियल्स। तो इनकी मदद से यहाँ पर अब सेल वॉल स्टैब्लिश होगी। तो वो जो सेल वॉल फॉर्मिंग मटेरियल इन गोल्जी वेसिकल्स में मौजूद होते हैं वो एक्चुअली इस मिडल लैमेला को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो इनिशियली विच लेयर ऑफ द सेल वॉल हैज बीन डिपॉजिटेड एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस, तो साइटोकाइनेसिस के दौरान सबसे पहली जो लेयर डिपॉजिट होगी वो ये मिडल लैमेला होगी। उसके बाद जब ये साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा और सेल फर्दर मैच्योरेशन की तरफ जाएगा, क्योंकि सेल डिवीजन के बाद फिर उसके बाद अगली जो स्टेज होती है ग्रोथ की वो होती है सेल मैच्योरेशन। तो मैच्योरेशन के दौरान यहाँ पर फिर प्राइमरी वॉल डिपॉजिट होती है और उसके बाद फिर सेकेंडरी वॉल की बारी आती है। तो आपने ये सक्सेशन इनका याद रखना है कि सबसे पहले कौन सी लेयर डिपॉजिट होगी, मिडल लैमेला, उसके बाद फिर प्राइमरी, और फिर अगर किसी सेल में सेकेंडरी वॉल ने डिपॉजिट होना हो तो फिर वो होती है, अदरवाइज नहीं। मैं अभी आपको वो वाली बात भी आगे चल के समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया मिडल लैमेला। उसके बाद अब प्राइमरी वॉल में आ जाएं तो प्राइमरी वॉल इट इज़ वेरी मच थिन एज कंपेयर टू द सेकेंडरी वॉल, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये याद रखो कि मिडल लैमेला से ये जो प्राइमरी वॉल है ये बहरहाल थिक होती है। अच्छा, प्राइमरी वॉल इट इज़ वेरी मच फ्लेक्सिबल। How it is flexible? Actually, it has the matrix of the hemicellulose. Hemicellulose और to some extent इसके अंदर pectin भी as a मैट्रिक्स मौजूद होते हैं। मैट्रिक्स का मतलब है कि इसका जो ग्राउंड बना हुआ होता है वो हेमीसेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है। बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। ये जो हेमीसेलुलोज है इसको तो मैंने भी पैक्टिन तो मैंने अभी आपको बताया था, हेमीसेलुलोज भी आप याद रखिए, दिस इज ऑल्सो हेट्रोपॉलीसेक्राइड। हेट्रोपॉलीसेक्राइड मतलब कि ये भी डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल है। हेमीसेलुलोज के अंदर ग्लूकोज नहीं होता, ठीक है, इसके अंदर अदर मोनोसेक्राइड यूनिट्स मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर इसके अंदर मौजूद है जाइलोज, इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर एराबिनोज मौजूद है, ठीक है। इसी तरह से इसके अंदर गिलेक्टोज मौजूद है, गिलेक्टोज। सो ये इस तरह के ये कुछ पेंटोजेज हैं और ये कुछ हेक्सोजेज हैं। गिलेक्टोज एक हेक्सोज मॉलिक्यूल है, ये अभी हम बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे उसमें इन चीज़ों का जिक्र आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर एक हेट्रोपॉलीसेक्राइड है नोन एज हेमीसेलुलोज दैट फॉर्म्स द मैट्रिक्स ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल। और हेमीसेलुलोज एक चूंकि फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल है, इसी वजह से ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबल नेचर की वॉल होती है, ये बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होगी बिकॉज ऑफ हेमीसेलुलोज। तकरीबन कोई 50% के करीब हेमीसेलुलोज ये प्राइमरी वॉल के अंदर मौजूद होगा और बाकी फिर इसके अंदर सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स का मतलब होता है द बंडल्स ऑफ द सेलुलोज चेन्स। देखो जैसे यहाँ पर आपको दिखाया ये सिंगल सेलुलोज मॉलिक्यूल है विच इज मेड ऑफ बीटा ग्लूकोजेस। हम अभी बायोमॉलिक्यूल्स में सेलुलोज का डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो ये बीटा ग्लूकोजेस होते हैं जो लिंक होकर एक अनब्रांच चेन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड सेलुलोज मॉलिक्यूल। और इस सेलुलोज मॉलिक्यूल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ बीटा ग्लूकोजेस होंगे। इस तरह के तकरीबन कोई 60 से 70 सेलुलोज चेन्स कंबाइन होकर एक सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल बनाती हैं जो कि 10 नैनोमीटर थिक स्ट्रक्चर है, ओके। और उसके बाद फिर ये जो माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं तो ये मैनी माइक्रोफिब्रिल्स कंबाइन टुगेदर टू मेक 50 नैनोमीटर सेलुलोज फाइबर। ये देखो 50 नैनोमीटर सेलुलोज फाइबर फिर इन सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल से स्टैब्लिश होगा। और फिर ये जो सेलुलोज फाइबर्स होते हैं इन सेलुलोज फाइबर्स के भी जो बंडल्स होंगे, द बंडल्स ऑफ द सेलुलोज फाइबर्स दे विल बी अरेंज इन क्रिस क्रॉस मैनर। यहाँ पर आपको ये अरेंजमेंट इसकी किस तरह की नजर आ रही है, क्रिस क्रॉस मैनर। क्रिस क्रॉस का मतलब है कि दे आर डिपॉजिटेड इन सेवरल लेयर्स वन अबव द अदर एंड इन ईच लेयर द ओरिएंटेशन ऑफ द सेलुलोज फाइबर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर लेयर। जैसे एक लेयर में इस साइड पर ये ओरिएंटेशन है तो दूसरी लेयर में इस साइड पर, फिर इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ये लेयर्स डिपॉजिट होती जाएंगी। सो दिस पैटर्न इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस पैटर्न। तो बाज़ औक़ात यहाँ पर एमसीक्यू पूछा जाता है कि कौन सा कंपोनेंट है जो क्रिस क्रॉस पैटर्न में अरेंज है, वो सेलुलोज है। और कौन सा कंपोनेंट है जो मैट्रिक्स ऑफ द प्राइमरी वॉल बनाता है, वो हेमीसेलुलोज है। और
प्राइमरी वॉल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं और कौन से कंपोनेंट्स मौजूद नहीं हैं, ये सारी बातें हैं जो MCQs में यहाँ से पूछी जा सकती हैं, इनके ऊपर आपकी तवज्जो होनी चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा, प्राइमरी वॉल आप ये याद रखें कि ये आपको तमाम सेल्स के पास मिलेगी। जैसे मिडल एमेला मैंने बताया था सबसे पहली लेयर होती है, वो भी आमतौर पर हर सेल के पास मौजूद होती है, लेकिन कुछ सेल्स के पास मिडल एमेला डिसइंटीग्रेट हो जाता है और इंटरसेलुलर स्पेसेस वहां पर क्रिएट हो जाती हैं। बट प्राइमरी वॉल रिमेन्स इन एवरी प्लांट सेल। हर प्लांट सेल के पास प्राइमरी वॉल लाजमी होगी। इस वजह से प्राइमरी वॉल को ट्रू सेल वॉल भी कहा जाता है, बिकॉज इट इज फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स। लेकिन ये जो अब आगे हम देखने जा रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल, it is not found in all cells. This is actually found in only sclerenchyma cells. Do you know sclerenchyma? Sclerenchyma ये dead cells होते हैं प्लांट के. These are highly thick walled dead cells. तो इन sclerenchyma cells में at the time of maturation, शुरू में जब ये sclerenchyma cells भी वजूद में आते हैं तो इनके पास भी मिडल एमेला सबसे पहले डिपॉजिट होगा, फिर प्राइमरी वॉल। बट जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो इनके प्रोटोप्लाज्म से ये सेकेंडरी वॉल भी डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी इनर टू द प्राइमरी वॉल। ये हमेशा कहाँ पर मौजूद होती है? दिस इज ऑलवेज प्रेजेंट इनर टू द प्राइमरी वॉल। ठीक है, ये प्राइमरी वॉल है और इसकी इनर साइड पर यानी टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन, आप देख रहे हैं ये सेल मेम्ब्रेन है बेसिकली। तो सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल एडजेसेंट ये सेकेंडरी वॉल डेवलप हो रही है। तो जैसे जैसे सेकेंडरी वॉल डिपॉजिट होती जाती है तो अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है जो खुद इस सेकेंडरी वॉल को डेवलप करवा रहा था, वो प्रोटोप्लाज्म डिसइंटीग्रेट होता जाएगा, वो प्रोटोप्लाज्म फिर सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल इज वेरी मच रिजिड, इट इज वेरी मच हार्ड। तो इस तरह से जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उस सेल की होती हैं वो लॉस हो जाती हैं एंड सेल प्रोटोप्लाज्म हैज बीन डिसइंटीग्रेटेड। वो सेल अंदर से हॉलो हो जाएगा, उसकी जो अंदर की कैविटी है ल्यूमेन वो बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगी। तो आपने इस तरह के सेल्स यकीनन पढ़े होंगे, जैसे जाइलम के अंदर वेसल सेल्स मौजूद हैं, वो एग्जांपल्स हैं स्क्लेरेनकाइमा की। जाइलम फाइबर्स आर द एग्जांपल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, इवन फ्लोएम फाइबर्स और ट्रेकीड्स जो जाइलम के अंदर मौजूद होते हैं। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स एंड दे हैव दिस सेकेंडरी वॉल। याद रखो कि जो पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा टाइप के सेल्स होते हैं प्लांट के, दे डोंट हैव सेकेंडरी वॉल, उनके पास प्राइमरी वॉल ही होती है। बट ये जो स्क्लेरेनकाइमा टाइप के सेल्स हैं उनके पास ये सेकेंडरी वॉल थी। बहरहाल इस सेकेंडरी वॉल में यहाँ पर भी आपको देखिए सेलुलोज के साथ साथ हेमी सेलुलोज यहाँ पर भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो एक चीज़ पहले के मुकाबले में नई यहाँ पर डिपॉजिट होगी वो है लिग्निन। तो जैसे जैसे लिग्निन यहाँ पर डिपॉजिट होता जाता है तो लिग्निन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजिडनेस ऑफ दिस सेकेंडरी सेल वॉल। जैसे मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी सेल वॉल इज वेरी हार्ड लेयर, तो इसकी जो हार्डनेस है वो किस कंपोनेंट पर डिपेंड कर रही है? इट डिपेंड्स अपॉन द लिग्निन। ठीक है, इट सीमेंट्स एंड एंकर्स द सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स टुगेदर। इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजिडनेस, यानी ये सेल वॉल को एक टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ये जो लिग्निन मॉलिक्यूल है, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है कि उसको बहुत हार्ड बना देता है। यहाँ पर भी सेलुलोज की अरेंजमेंट वही क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होगी। यहाँ पर आपको एडिशनली इनऑर्गेनिक सार्ट्स भी मिलेंगे और वैक्सेस। वैक्सेस आपको किसी और लेयर में नजर नहीं आए थे, लेकिन ये यहाँ पर वैक्सेस भी मौजूद होंगे। क्या आपको प्लांट सेल वॉल के अंदर कहीं प्रोटीन कंटेंट भी नजर आया? ये अभी तीनों लेयर्स की कंपोजिशन कंप्लीट हो गई है, आपको कहीं पर प्रोटीन कंटेंट मिला है प्लांट सेल वॉल के अंदर? हाँ भाई, कोई प्रोटीन आपको यहाँ पे नजर आई है तीनों लेयर्स में? नो, नॉट एट ऑल। थोड़े से एक्टिव रहे भाई, सोना नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव रहिए। तो याद रखो कि प्रोटीन प्लांट सेल वॉल में कहीं पर नहीं है। प्रोटीन सिर्फ आपको मिलेगा वो जो आर्कियल सेल वॉल थी, आर्कियोबैक्टीरियल सेल वॉल, वहां पर प्रोटीन होता है। अदरवाइज आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा, या फिर आपको प्रोटीन के वो जो फ्रेगमेंट्स हैं टेट्रापेप्टाइड्स वो बैक्टीरियल सेल वॉल में मिलते हैं, बाकी जगहों पर प्रोटीन नहीं होता। ठीक है, प्रोटीन ना होने की वजह से यहाँ पर आप यूं समझ लें कि नाइट्रोजन भी यहाँ पर प्लांट सेल वॉल के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन वो जो फंगल सेल वॉल थी उसमें काइटिन प्रेजेंट होता है, एंड काइटिन इज अ नाइट्रोजनस कार्बोहाइड्रेट। तो सिर्फ वो
फंगल सेल वॉल में काइटिन की वजह से आप कह सकते हैं कि वहाँ पर नाइट्रोजन मौजूद है। तो इस तरह की रिलेटेड इंफॉर्मेशंस भी याद रखें। अगरचे फंजाई का पोर्शन हमारे पीएमसी के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन जहाँ पर ये सेल वॉल का जिक्र आ रहा है तो फिर वो फंगल सेल वॉल भी हमें पता होनी चाहिए। ओके जी भाई, तो अब आप देखिए ये तीनों लेयर्स की कंपोजिशन आपको क्लियर हो गई है। इसमें आपने देखा कि अगर हम अंदर से बाहर की तरफ आएंगे तो पहले सेकेंडरी वॉल, फिर प्राइमरी वॉल, फिर मिडल लैमेला, और बाहर से अंदर जाएंगे तो मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल, फिर सेकेंडरी वॉल, इस तरतीब से। और मेम्ब्रेन किस तरफ मौजूद है, वो सेकेंडरी वॉल की इनर साइड पर है। तो यहाँ पर कई एक एमसीक्यूज इस तरह के भी पूछे जाते हैं, उसमें ना इनकी लोकेशन पूछी जाती है कि जैसे वेयर प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट, तो ऑप्शंस दिए होंगे कि इट इज इनर टू द मिडल लैमेला, या आउटर टू द मिडल लैमेला, या इनर टू द सेकेंडरी वॉल, या आउटर टू द सेल मेम्ब्रेन, ऐसे करके ऑप्शंस होंगे। तो आप इनकी लोकेशंस को अच्छी तरह से ज़हनशीन कर लीजिए ताकि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। अभी प्रैक्टिस एमसीक्यूज में इस तरह की एमसीक्यूज आपके सामने आएंगे जी। तो अब आप देखिए कि ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल एक्चुअली ये पोरस होती है, इसमें सुराख होते हैं। कुछ कुछ जगहों पर यहाँ पर ये जो हमने मटेरियल्स पढ़े थे वो डिपॉजिटेड नहीं होते और सुराख बने हुए होते हैं उन जगहों पर। दोस होल्स इन द सेल वॉल आर कॉल्ड पिट्स, उन सुराखों को कहते हैं पिट्स। और उन पिट्स के थ्रू, ये जो सुराख बने हुए सेल वॉल में, उन पिट्स के थ्रू दो एडजेसेंट सेल का साइटोप्लाज्म आपस में कम्युनिकेट कर रहा होता है। देयर इज अ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल्स which passes through the pit. That cytoplasmic bridge is known as plasmodesma, और इसका प्लूरल वर्ड है प्लाज्मोडेस्मेटा। तो इस तरह से इन पिट्स के जरिए यहाँ पर आपको सेवरल प्लाज्मोडेस्मेटा नजर आ रहे हैं, जिनके जरिए दो एडजेसेंट सेल्स के साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इन पिट्स की मौजूदगी की वजह से और प्लाज्मोडेस्मेटा की प्रेजेंस की वजह से आप सेल वॉल के मुतालिक क्या अज्यूम करते हैं कि क्या ये सेल वॉल परमिएबल इन नेचर है, या सेमी परमिएबल इन नेचर है, या फिर इम्परमिएबल इन नेचर है? आपको इसके बारे में क्या अंदाजा हो रहा है? परमिएबल इन नेचर। परमिएबल यानी इट अलाउज एवरीथिंग टू क्रॉस थ्रू इट, इट नेवर रेस्ट्रिक्ट एनी कंपाउंड टू क्रॉस थ्रू इट। ये हर चीज को अलाउ करता है कि गुजर जाओ, सही है। असल जो बैरियर होगा वो सेल मेम्ब्रेन है। तो ये बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पिट्स एंड प्लाज्मोडेस्मेटा, दिस सेल वॉल इज फुली परमिएबल इन नेचर। ये हर एक चीज को फ्रीली अलाउ कर रही है। क्लियर होगी बात भाई? तो इस तरह से ये सेल वॉल का पोर्शन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। आखिर में जरा फंक्शन को भी एक दफा रिव्यू कर लें। फंक्शन ऑफ सेल वॉल क्या है? तो एक तो डेफिनेट शेप प्रोवाइड करना, ये इसका बुनियादी रोल है। डेफिनेट शेप ये प्रोवाइड करता है टू द सेल, डेफिनेट शेप। इसके साथ साथ ये प्रोटेक्शन, सेल वॉल के जरिए प्रोटेक्शन हासिल हो रही है, मैकेनिकल सपोर्ट हासिल हो रही है, मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट फंक्शंस विच आर प्रोवाइडेड बाय द सेल वॉल। क्या ये सेल वॉल कोई वाइटल फंक्शन परफॉर्म करती हुई नजर आई है आपको? वाइटल फंक्शन मींस द फंक्शन विच इज रिलेटेड टू द लाइफ। आपने अभी तक ये सेल वॉल में कोई ऐसी प्रॉपर्टी देखी कि विच इज रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ द सेल? नो सर, नॉट एट ऑल, बिल्कुल। तो ये इसी वजह से सेल वॉल इज नॉन लिविंग मटीरियल। सेल वॉल जो है इसको आमतौर पर क्या अज्यूम किया जाता है? दिस इज अज्यूम्ड एज नॉन लिविंग मटीरियल। ये नॉन लिविंग मटीरियल है, और नॉन लिविंग मटीरियल के लिए एर्गास्टिक सब्सटेंस टर्म भी यूज की जाती है। सो बेसिकली ये एक एर्गास्टिक सब्सटेंस है, नॉन लिविंग मटीरियल है। ओके, बाकी का जो पोर्शन होता है प्लांट सेल का, एक्सेप्ट द सेल वॉल, वो सारे का सारा लिविंग मैटर है। बाकी कुछ जो है ऑल रिमेनिंग, उसे कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। ऑल रिमेनिंग ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट, उसे प्रोटोप्लास्ट कहा जाएगा। यानी अगर आपसे ये कहा जाए कि इफ द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल हैज बीन रिमूव्ड, देन व्हाट इज लेफ्ट? तो प्रोटोप्लास्ट इज लेफ्ट, ठीक है। बाकी क्या बच जाएगा उसमें? प्रोटोप्लास्ट। और अगर किसी प्लांट सेल की सेल वॉल रिमूव कर दी जाए, यानी वो प्रोटोप्लास्ट बन जाए, तो क्या वो प्रोटोप्लास्ट सर्वाइव करेगा विदाउट इट सेल वॉल? तो आंसर इज यस।
प्लांट सेल कैन सर्वाइव विदाउट इट सेल वॉल। फर्क क्या पड़ेगा भाई? फर्क ये पड़ेगा कि ना तो उसका मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा, ना कोई और वाइटल फंक्शन अफेक्ट होगा, बस उसको डेफिनेट शेप नहीं मिलेगी, उससे महरूम हो जाएगा, या उसको प्रोटेक्शन अब नहीं हासिल रहेगी, या मैकेनिकल सपोर्ट नहीं मिलेगी उसको, बस ये वाले फंक्शन लॉस होंगे। अदरवाइज उसकी वाइटल एक्टिविटीज या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रिमेन इंटैक्ट विदाउट सेल वॉल। सो ये वाले कॉन्सेप्ट भी आप याद रखिएगा जी बेटा। तो सेल वॉल के बाद आप देखिए सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और उसके जरिए जो फंक्शन परफॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट, उसको अब हम डिस्कस करेंगे। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द बाउंड्री ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेल वॉल के अलावा बाकी जो पोर्शन होता है उसे प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है, और बाकी एनिमल सेल के केस में उसके लिए प्रोटोप्लाज्म टर्म ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज की जाती है। तो बहरहाल प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म कोई ऐसा फर्क नहीं है, एक ही चीज है। इसका मतलब होता है लिविंग मैटर। और उस प्रोटोप्लाज्म की बाउंड्री क्या चीज है? द बाउंड्री ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इज द सेल मेम्ब्रेन, या इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म में इनफैक्ट 3 कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं। उसमें ये न्यूक्लियस इंक्लूड होता है, साइटोप्लाज्म उसमें इंक्लूड होता है, और इसके साथ साथ ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, this is the part of the protoplasm, plasma membrane. Okay, so this is the boundary of the cell. Plasma membrane या cell membrane, sometime it is also known as plasma lemma. इसको plasma lemma भी कहते हैं, plasma lemma. And in some specific cells, for example in case of skeletal muscle cell, this is also known as sarcolemma. वहाँ पर इसके लिए sarcolemma टर्म भी यूज की जाती है। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि सार्कोलीमा टर्म इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द सेल, तो उसमें आपको ये याद होना चाहिए सार्कोलीमा टर्म इज यूज फॉर द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई विच कंपोनेंट ऑफ द सेल इज फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स, जितने भी दुनिया में सेल्स पाए जाते हैं सबके पास जो कंपोनेंट यूनिवर्सली प्रेजेंट है वो कौन सा है? तो वो भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। जो तमाम किस्म के सेल्स के पास, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल्स हों या प्रोकैरियोटिक सेल्स हों, सबके पास आपको ये कंपोनेंट मिलेगा। जहां तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन का ताल्लुक है, तो इसमें आप बता सकते हैं 2 मेजर कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। 60 to 80% इसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद हैं। 60 to 80% आर द प्रोटीन, और जबकि 20 to 40% यहाँ पर लिपिड्स मौजूद होंगे। ठीक है, जबकि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की भी मौजूद होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी हैं वो या तो प्रोटीन्स के साथ कंजुगेटेड फॉर्म में होंगे या फिर वो लिपिड के साथ कंजुगेटेड फॉर्म में मौजूद होंगे। तो ये दरअसल कंपोजिशन है सेल मेम्ब्रेन की। लिपिड में जो सबसे मेजर काइंड के लिपिड्स आपको मिलेंगे वो है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स ये लिपिड पोर्शन में मेजर कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि इसके अलावा टू सम एक्सटेंट कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल आप ये याद रखिए कि इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन एंड इन मैनी प्लांट सेल्स दे डोंट हैव कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इन प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरियल मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट है, और इसके अलावा एंड इन सम प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल्स के पास भी कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होगा, बट एनिमल सेल्स must have cholesterol in their membrane, और sometime ये कोलेस्ट्रॉल एनिमल सेल में फॉस्फोलिपिड के साथ तकरीबन 50-50 मौजूद होता है, यानी फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं इन सम एनिमल सेल। जी, इसके अलावा देखो इसमें प्रोटीन्स जो पाई जाती हैं वो मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन्स हैं। उनमें कुछ ट्रांसपोर्टर टाइप की प्रोटीन्स हैं, कुछ एंजाइम्स हैं, इसके अलावा कुछ अभी आप देखेंगे रिसेप्टर और एंटीजेंस टाइप की प्रोटीन्स भी हैं। लेकिन ये जो रिसेप्टर और एंटीजेंस हैं ये दरअसल कंजुगेटेड नेचर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। दे आर एक्चुअली नॉट प्योर प्रोटीन्स, दे आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स और दे आर इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये इसकी कंपोजिशन है सेल मेम्ब्रेन की। अब ये जो कंपोनेंट्स आपको मैंने बताए ये किस तरह से अरेंज होते हैं, यानी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो स्ट्रक्चर के मुतालिक 2 मेजर आइडियाज हमें माजी में मिलते हैं।
वन ऑफ देम इज नोन एज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो कि डेवसन एंड डेनिली ने प्रपोज किया था 1935 में, काफ़ी पुराना ये मॉडल है। इस मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर पर मुश्तमिल है और ये लिपिड बाइलेयर दोनों तरफ से प्रोटीन लेयर से कवर्ड होती है। प्रोटीन लेयर्स दोनों तरफ से लिपिड बाइलेयर को यूं कवर कर रही होती हैं इस मॉडल के मुताबिक, ठीक है। और जबकि इसके मुकाबले में जो लेटेस्ट मॉडल है, जो तकरीबन कोई 1959 के अंदर जाकर ये वर्कआउट हुआ था, एंड दिस मॉडल इज नोन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, अकॉर्डिंग टू दिस लिपिड बाइलेयर इज ऑल्सो प्रेजेंट। जैसे यहां पर लिपिड बाइलेयर बताई, तो लिपिड बाइलेयर आपको यहां पर भी मिलेगी, बट प्रोटीन्स की अरेंजमेंट क्वाइट डिफरेंट है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक के मुकाबले में। देखो, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ये बता रहा था कि जो प्रोटीन्स हैं वो आउटर और इनर लेयर को कंपोज करती हैं। आउटर साइड पर भी प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स की एक लेयर होगी और इनर साइड पर भी ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स की लेयर होगी। तो ऐसी प्रोटीन जो लिपिड बाइलेयर की सरफेस पर हो, उनको कहा जाता है पेरिफेरल प्रोटीन्स। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स, या उनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहा जाता है। तो इस मॉडल के मुताबिक तमाम प्रोटीन्स एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, एक्सट्रिंसिक का मतलब है जो लिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड ना हो, जो सरफेस के ऊपर हो, बेशक वो बाहर वाली सरफेस हो या अंदर वाली सरफेस हो। तो जो भी प्रोटीन्स इस तरह से सरफेस पर हो, उनको एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन्स कहा जाएगा। तो इस मॉडल के मुताबिक ऑल द प्रोटीन्स आर पेरिफेरल प्रोटीन, बट दिस मॉडल दैट इज कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इट स्टेट्स दैट the proteins are not only peripheral protein but they are also intrinsic या integral proteins। जैसे आपको यहाँ पर ये कुछ प्रोटीन्स हैं जो इस तरह से embedded दिखाई दे रही हैं, और वो बेशक partially embedded हो या completely embedded हो, तो ये embedded, ये इनको कहा जाता है integral proteins, या इनके लिए टर्म यूज की जाती है intrinsic proteins। लेकिन कुछ प्रोटीन्स सरफेस के ऊपर मौजूद हैं। The proteins which are not embedded into the lipid bilayer, they remain on the surface, they are actually the peripheral proteins या extrinsic protein। जैसे इस मॉडल में मैंने आपको कहा कि सारी प्रोटीन्स एक्सट्रिंसिक हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होंगी, ये एक्सट्रिंसिक है, और बाकी आपको इंट्रिंसिक प्रोटीन्स काफ़ी सारी दिखाई देंगी। तो ये आपको प्रोटीन्स की अरेंजमेंट में वाज़ी तौर पर डिफरेंस नज़र आ रहा है। अलबत्ता जो लिपिड की अरेंजमेंट है वो दोनों में एक जैसी है। जैसे यहाँ पर भी आपको लिपिड बाइलेयर दिखाई दे रही है, और इस लिपिड बाइलेयर में फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के जो टेल रीजन्स हैं, टेल पोर्शंस विच आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, दे फेस ईच अदर। और जबकि इनके हेड्स जो कि हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं और पोलर इन नेचर होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड। अक्सर एमसीक्यूज एमडीकैट में इन लिपिड मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट के हवाले से पूछे गए होते हैं, तो आपने ये बात याद रखनी है। बाज़ औक़ात यूँ पूछा जाता है कि अगर कोई चीज़ बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रही है या अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रही है, तो बताएं जो लिपिड बाइलेयर के मुख्तलिफ रीजन्स को ये चीज़ फेस करेगी, वो किस तरतीब से वो रीजन्स होंगे। तो सबसे पहले आपको ये हाइड्रोफिलिक रीजन नज़र आ रहा है, फिर हाइड्रोफोबिक रीजन, फिर हाइड्रोफोबिक रीजन, फिर हाइड्रोफिलिक, और इसी तरह से अगर ये अंदर से कोई चीज़ बाहर निकल रही है तो वो भी इसी तरतीब से निकल रही है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर आपको लिपिड बाइलेयर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर भी उसी तरह से दिखाई दे रही है। लेकिन फ़र्क ये है कि fluid mosaic model also explain the presence of cholesterol, but unit membrane model does not explain the presence of cholesterol in the lipid bilayer। ठीक है, इस मॉडल में कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस का कोई जिक्र नहीं आता, लेकिन fluid mosaic model explains that the lipid bilayer consists of phospholipid as well as the cholesterol molecules। okay, दरअसल फ्लूइड मोज़ेक नाम इस मॉडल को इस वजह से दिया गया है कि इस मॉडल के मुताबिक ये जो लिपिड बाइलेयर है, इट एक्ट एज अ फ्लूइड मैट्रिक्स के तौर पर एक्ट करती है, और इस फ्लूइड मैट्रिक्स के अंदर ये जो प्रोटीन ग्लोब्यूल्स हैं, दे आर प्रेजेंट जस्ट लाइक द आइसबर्ग्स फ्लोट इन द सी। जैसे आप एंटार्क्टिका वाले रीजन में सी का ओवरव्यू से देखें तो वहां पर आपको बड़े बड़े आइसबर्ग्स इस तरह से फ्लोट करते हुए नजर आएंगे
कि जैसे आपको मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रोटीन्स फ्लोट करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इनमें से बास प्रोटीन्स की पोजीशन फिक्स्ड होती है और बास प्रोटीन फ्री होती हैं और वो मेम्ब्रेन के अंदर यूं फ्लोट कर रही होती हैं फ्रीली। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। मोज़ेक का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो प्रोटीन की अरेंजमेंट है वो कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है, वो मोज़ेक अरेंजमेंट है, यानी बिल्कुल यूं ऐसे हैपैज़र्ड अरेंजमेंट है। ठीक है भाई, तो इस अरेंजमेंट को मोज़ेक अरेंजमेंट कहा जाता है। अच्छा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव मॉडल है। आपको यहाँ पर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस का भी कोई आइडिया नहीं मिलता, लेकिन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस भी इंडिकेट करता है दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर आइदर प्रेजेंट इन कंजुगेशन विद लिपिड्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, जैसे ये ग्लाइकोलिपिड्स नजर आ रहे हैं, और दे आर कंजुगेटेड विद प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। But keep in your mind that the carbohydrates must be present on the outer side of the cell membrane. आप देखो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया है, this is the cytoplasmic side, ये साइटोप्लाज्म इस साइड पे मौजूद है, और जबकि इस साइड पर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, जैसे ये आपको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यहाँ पर लेबल करके दिखाया हुआ है, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। और कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा किस तरफ मौजूद होते हैं, ये अक्सर एमसीक्यूज में इनकी पोजीशन पूछी जाती है, तो दे आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द एक्सटीरियर साइड, इंटीरियर साइड पर मौजूद नहीं होंगे। ठीक है, इंटीरियर साइड पर आपको क्या चीज नजर आएगी, यहां पर सेल मेम्ब्रेन के साथ आपको कुछ साइटोस्केलेटल फाइबर्स नजर आएंगे। दीज साइटोस्केलेटल फाइबर्स आर एक्चुअली माइक्रोफिलामेंट्स, दीज आर माइक्रोफिलामेंट्स। तीन किस्म के साइटोस्केलेटल फाइबर्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये दरअसल माइक्रोफिलामेंट टाइप के साइटोस्केलेटल फाइबर्स हैं विच आर प्रेजेंट टुवर्ड्स इंटीरियर साइड। एक्सटीरियर साइड पर भी सम टाइम आपको कुछ फाइबर्स नजर आएंगे जो इन कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स के साथ ऐसे करके यूं अटैच दिखाई देंगे। दीज आर एक्चुअली द फाइबर्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर भी समटाइम फाइबर्स मौजूद होते हैं, तो ये वो वाले फाइबर्स हैं। दीज आर नॉट माइक्रोफिलामेंट्स, कीप इन योर माइंड। ठीक है, तो दीज आर फाइबर्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ECM, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है भाई, तो अब आपको ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बिल्कुल वाजे हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं अगर आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर हम इस यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को यहाँ से दरमियान से ऐसे करके बाइसेक्ट करते हैं, तो ऐसी सूरत में इसको कहते हैं फ्रीज फ्रैक्चर। ये इसको बाइसेक्ट करने को कहते हैं फ्रीज फ्रैक्चर, यानी इसको फ्रीज करके फ्रैक्चर कर देते हैं और इसकी जो दोनों साइड्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। इसी तरह से इसको भी फ्रीज फ्रैक्चर किया जा सकता है। अगर हम इनको इस तरह से फ्रीज फ्रैक्चर करते हैं तो ऐसी सूरत में आप मुझे ये बताइए कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक जो दो साइड्स होंगी इसकी एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फ्रीज फ्रैक्चर, दो साइड्स जो बनेंगी वो सिमेट्रिकल होंगी या एसिमेट्रिकल होंगी? आपकी समझ में क्या आ रही बात? सिमेट्रिकल होंगी, क्योंकि दोनों साइड बिल्कुल एक जैसी हैं। बट हाँ जी, इस केस में एसिमेट्रिकल होंगी दोनों साइड, क्योंकि एक साइड पर आपको कुछ पैरामीटर्स दिखाएं और दूसरी साइड पर कुछ पैरामीटर्स दिखाएं, तो इस वजह से ये दोनों साइड्स इस फ्रीज फ्रैक्चर के रिजल्ट में आपको डिफरेंट मिलेंगी। ओके जी, तो अब आगे हम बढ़ते हैं। ये जैसे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के फाइबर्स आपको बताए थे वो ये नजर आ रहे हैं और ये साइटोस्केलेटल फाइबर्स हैं। तो यूं अगर आपको कोई डायग्राम दिखाई जाए तो इजीली आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट कौन सा है। तो ये कंपोनेंट्स के नेम्स आपने जरूर याद रखने हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स पाए जाते हैं, अगरचे हम ये लिपिड्स को बायोमॉलिक्यूल्स में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोटीन, ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, आपको लिपिड्स का आइडिया होना चाहिए। फॉस्फोलिपिड में आपको दो पोर्शन दिखाई देंगे, ये फॉस्फोलिपिड हेड है और ये फॉस्फोलिपिड टेल्स हैं। द फॉस्फोलिपिड टेल्स आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड चेन्स। ये फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स हैं जो टेल वाले रीजन में मौजूद हैं, एंड दीज फैटी एसिड पोर्शंस आर एक्चुअली हाइड्रोफोबिक। ये टर्म यहाँ पर गलत लिखी हुई है, दिस इज हाइड्रोफोबिक। ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक हैं। जबकि हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड विच कंप्राइजेस फॉस्फेट ग्रुप ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल, और इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो आर है ये कोई एक एडिशनल कंपाउंड होता है, जैसे इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज कोलिन और समटाइम
ये कोलिन की बजाय कुछ और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, हम बायोमॉलिक्यूल्स वाले पोर्शन में ये चीज़ डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये दरअसल हाइड्रोफिलिक इन नेचर है ये पोर्शन। तो इस तरह से देखो ये यहाँ पर हाइड्रोफिलिक जोन सबसे पहले कंपोज हो रहा है, फिर उसके बाद बीच में हाइड्रोफोबिक जोन, फिर हाइड्रोफोबिक जोन, फिर हाइड्रोफिलिक। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि भाई सेल मेम्ब्रेन का ये जो मिडल पोर्शन है वो किस तरह का है, और सेल मेम्ब्रेन में लिपिड बायलेयर की सरफेस किस नेचर की है। ये सारी बातें यहाँ पर आपसे एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछी जा सकती हैं। एज फार एज कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल इज कंसर्न, तो कोलेस्ट्रॉल का भी एक हिस्सा हाइड्रोफिलिक होता है, जो ये आपको ये पोलर ग्रुप नजर आ रहा है ये हाइड्रोफिलिक in नेचर है, और जबकि बाकी पोर्शन हाइड्रोफोबिक है। तो इसका हाइड्रोफोबिक रीजन दरअसल लिपिड बायलेयर के अंदर एम्बेडेड होगा, जबकि ये पोलर ग्रुप इसका फॉस्फोलिपिड के पोलर रीजन के दरमियान में मिलेगा। सही। इस हवाले से देखो ये कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर द मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट? फॉस्फोलिपिड एंड सेलुलोज। तो सेलुलोज की वजह से हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज सेलुलोज इज नॉट फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लिक एसिड एंड द प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड की वजह से ये ऑप्शन भी रिजेक्ट होना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड इन प्रोटीन्स, यस ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं, ये भी मेजर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, और फॉस्फोलिपिड भी यकीनन। प्रोटीन एंड सेलुलोज, सेलुलोज की वजह से इस ऑप्शन को अगेन रिजेक्ट किया जा सकता है। ग्लाइकोप्रोटीन एंड द कोलेस्ट्रॉल, अगरचे ये दोनों चीजें मौजूद होती हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, लेकिन आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल का भी अमाउंट कम है और ग्लाइकोप्रोटीन भी बहुत कम है। तो इस वजह से आप ये ई के बजाय सी वाले ऑप्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, एंड देयरफॉर द राइट आंसर मस्ट बी सी। क्लियर होगी बात भाई ये? अच्छा, फिर इसी तरह से आप देखिए कि विच ऑफ दीज आर नॉट एम्बेडेड इन द लिपिड बायलेयर। विच ऑफ दीज आर नॉट एम्बेडेड, एम्बेडेड का मतलब होता है अंदर इस तरह धस जाना। तो इसमें ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन वो होती हैं जो आर पार मौजूद हों, और ये अक्सर ये प्रोटीन मटेरियल के मूवमेंट में इन्वॉल्व होती हैं। या इंट्रिंसिक इंटेग्रल प्रोटीन्स, तो ये भी लाजमी अंदर मौजूद होंगी, ये भी अंदर होंगी। एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन्स, या कोलेस्ट्रॉल या ग्लाइकोप्रोटीन। तो देखो इसमें कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो बिल्कुल एम्बेडेड नहीं होगा? तो यहां पर राइट आंसर क्या बनेगा? एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी एम्बेडेड नहीं होते। अच्छा, फिर देखो यहां पर इसी तरह जो मैंने अभी आपको कंपोनेंट्स बताए थे, इनके हवाले से कई एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनकी भी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस मैच द लेबल्ड कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन shown in the figure with its description। तो आप ज़रा इसको रिलेट करें। मिसाल के तौर पर बताइए इसमें ए कौन सा कंपोनेंट है? ये 1 2 3 4 क्या होगा? ए को ज़रा आइडेंटिफाई करें। ए क्या ये पेरिफेरल प्रोटीन है, या कोलेस्ट्रॉल है, या फाइबर्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, या माइक्रोफिलामेंट्स ऑफ द साइटोस्केलेटन? वेरी गुड। सो ए जो है ना ये 3 है, 3 इज एक्चुअली ए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। अच्छा, देन बी चूज करें, विच वन इज द बी? देखें ये आपको कोई कार्बोहाइड्रेट चेन नजर आ रही है, एंड इट इज लिंक्ड विद लिपिड या प्रोटीन, किसके साथ लिंक्ड है ये? लिपिड के साथ। तो राइट आंसर मस्ट बी 5। तो ये है दरअसल बी। अच्छा, इसी तरह सी बताइए क्या हो सकता है? ये सी जो ये अंदर की तरफ नजर आ रहे हैं आपको, माइक्रोफिलामेंट्स ऑफ द साइटोस्केलेटन, दीज आर सी। ठीक है, और फिर इसी तरह से डी क्या चीज है भाई? डी प्रोटीन है। कौन सी टाइप की प्रोटीन है ये? पेरिफेरल प्रोटीन है ये। ओके, एंड व्हाट अबाउट ई? कोलेस्ट्रॉल, यही बच गया था। तो ये देखो मैंने ये क्वेश्चन इस वजह से इस तरह से सेट किया ताकि ये हम सारे ऑप्शंस को यहाँ पे डिस्कस कर सकें, लेकिन एक्चुअली आपके साथ ये क्वेश्चन यूं नहीं पूछा जाएगा।
जी, तो इसमें देखिए आपसे जो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें ये ऑप्शन इस तरह से नहीं होंगे, उसमें देखिए कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा और बाकी सारे इनकरेक्ट ऑप्शन होंगे, इस तरह से करके ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी ये प्रैक्टिस एमसीक्यूज में मैंने इस तरह के क्वेश्चंस कुछ ऐड किए हुए हैं, तो इनके ऊपर आपने तवज्जो रखनी है। अच्छा, आप देखिए जरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स जो पाए जाते हैं उनके फंक्शंस क्या हैं। तो लिपिड्स पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और दरअसल ये लिपिड पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स द फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी ये जो लिपिड बाइलेयर होती है ना, ये असल में उसकी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को establish करती है। एंड दिस फ्लूइडिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Fluidity of the membrane ensures the semi permeability of the membrane, यानी अगर मेम्ब्रेन प्रॉपर फ्लूइड इन नेचर है तो मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल इन नेचर होगी, जो कि हम आमतौर पर कहते हैं ना कि दिस इज पार्शली परमिएबल और डिफरेंशियली परमिएबल। तो अगर ये प्रॉपरली फ्लूइड इन नेचर है तो तब ऐसा होगा, लेकिन अगर इसकी फ्लूइडिटी डिस्टर्ब हो जाए तो उसकी ये जो सेमी परमिएबल नेचर है ये अफेक्ट हो जाती है। तो ये लिपिड पोर्शन कैसे फ्लूइडिटी को स्टैब्लिश करता है, दरअसल इसके अंदर फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल दोनों इन्वॉल्व हैं। When the concentration of the unsaturated fatty acid in the phospholipid become greater, the bilayer becomes more fluid in nature। और ये more fluid कब required होगी, कोल्ड स्ट्रेस के दौरान या फिर वार्म स्ट्रेस के दौरान? तो ये कोल्ड स्ट्रेस के दौरान, जब भी प्लांट को कोल्ड स्ट्रेस मिलता है तो ऐसी सूरत में वो अपने इन फॉस्फोलिपिड फैटी एसिड्स के अंदर चेंजिंग करते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का प्रोपोर्शन इंक्रीज कर लेते हैं, सो दैट इट बिकम्स मोर फ्लूइड इन नेचर। और इस तरह कोल्ड स्ट्रेस का उसके ऊपर असर नहीं होगा और कोल्ड स्ट्रेस में वो फ्रीज नहीं हो पाएगी और उसकी ये जो फ्लूइडिटी मेंटेन रहेगी और उसकी जो सेमी परमिएबल नेचर है वो भी इंटैक्ट रहेगी। ठीक है। एंड सिमिलरली व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड इज इंक्रीज, तो ऐसी सूरत में ये लेस फ्लूइड इन नेचर हो जाएगी और इसकी ये जो लेस फ्लूइड इन नेचर है इट इज रिक्वायर्ड इन वार्म स्ट्रेस। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, वार्म स्ट्रेस के दौरान ये इस तरह से थोड़ी सी फ्लेक्सिबल या मोर प्लायबल हो जाती है। अच्छा, तो कोलेस्ट्रॉल आल्सो, इसमें जो कोलेस्ट्रॉल पोर्शन है इट आल्सो स्टेबलाइज द फॉस्फोलिपिड एट द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर के ऊपर ये कोलेस्ट्रॉल उसको स्टेबलाइज करता है, यानी उसको मेल्ट नहीं होने देता, और जब लो टेम्परेचर होगा तो उस वक्त थोड़ा सा ये उसको मेल्ट कर देगा, उसको लिक्विफाई कर देगा। तो इस तरह से कोलेस्ट्रॉल के अंदर ये अनोखी प्रॉपर्टी है कि डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर ये डिफरेंटली एग्जिबिट करता है। तो ओवरऑल लिपिड बाइलेयर प्रोवाइड्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, ये भी रोल होगा इसका। और इसी लिपिड बाइलेयर की वजह से एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल्स या आयंस व्हिच आर वाटर सॉल्युबल, दे आर रिस्ट्रिक्टेड, यानी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस कैन नॉट क्रॉस थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इजीली। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस लिपिड बाइलेयर। सो ये लिपिड बाइलेयर का रोल है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो लिपिड पोर्शन है इन कंजुगेशन विद कार्बोहाइड्रेट इट ऑल्सो एक्ट एज सेल सरफेस मार्कर, जिनको एंटीजेंस भी कहा जाता है, इसके तौर पर भी एक्ट करते हैं। सो ये सारे लिपिड बाइलेयर के रोल्स हैं। जी भाई, तो इस हवाले से देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सम एनिमल्स इनेबल्स द मेम्ब्रेन टू स्टे फ्लूइड मोर इजीली व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स। जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो उस वक्त मोर फ्लूइड स्टे फ्लूइड मोर इजीली, ये इसका रोल होगा। ये इनेबल्स द एनिमल टू रिमूव हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द सैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड। ये काम तो नहीं हो सकता, पहले वाला फिर भी ये कुछ लग रहा है, लेकिन बी बिल्कुल नहीं हो सकता। इनेबल द एनिमल टू ऐड हाइड्रोजन एटम्स टू अनसैचुरेटेड, ये भी काम कोलेस्ट्रॉल का हरगिज नहीं है। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल का रोल आपसे पूछा जा रहा है। तो मेक द मेम्ब्रेन लेस फ्लेक्सिबल अलाउइंग द इट टू सस्टेन ग्रेटर प्रेशर फ्रॉम विद इन द सेल। प्रेशर के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इस वजह से इसको भी हम रिजेक्ट करेंगे। मेक्स द एनिमल मोर ससेप्टेबल टू सर्कुलेटरी डिसऑर्डर, नो, इसके साथ भी इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो यहां पर सबसे जो सुटेबल ऑप्शन है वो ये ए बन रहा है। ये दरअसल कोलेस्ट्रॉल का रोल है। फिर इसी तरह से देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द वेज दैट द मेम्ब्रेन ऑफ द विंटर व्हीट
आर एबल टू रिमेन फ्लूइड व्हेन इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड। ठीक है, विंटर वीट जब बहुत ज्यादा कोल्ड के अंदर वो एक्सपोज होती है, तो ऐसी सूरत में कौन सा कंपोनेंट है मेम्ब्रेन का जो उसको फ्लूइड के तौर पर उसको मेंटेन करेगा, तो उसमें कौन सा जो फीचर है, कौन सा मैकेनिज्म है जो उसको फ्लूइड के तौर पर बिहेव करवाएगा। तो इसमें भी देखिए, हाँ जी, जो राइट आंसर बनेगा वो है बाय इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड फॉस्फोलिपिड, अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड इन द मेम्ब्रेन। तो इसकी वजह से वो मोर फ्लूइड हो जाएगा एज कंपेयर टू द अदर ऑप्शंस। ओके, बाकी ऑप्शन इससे रिलेट नहीं कर रहे। अच्छा, अब जरा हम जल्दी से प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद हैं उनके फंक्शंस को भी एक नज़र देख लें। तो यहाँ पर देखें, ये 4 किस्म के प्रोटीन्स हैं अपने फंक्शंस के लिहाज से। कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, कुछ ये एंजाइम्स हैं, कुछ रिसेप्टर और कुछ एंटीजेंस। ये हमने प्रोटीन्स को कैटेगराइज किया है बेस्ड अपॉन देयर फंक्शंस। इसमें आप देखिए जो ट्रांसपोर्टर टाइप की प्रोटीन्स हैं वो किस तरह की होती हैं। सम ऑफ द ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स आर चैनल प्रोटीन्स वाइल अदर आर कैरियर प्रोटीन्स। ये आपको कैरियर्स नजर आ रहे हैं और ये चैनल और कैरियर में फर्क क्या होता है? देखो, जो चैनल होता है ना वो फिक्स्ड होता है, लेकिन कैरियर मोबाइल होगा। वो एक तरफ से मॉलिक्यूल को अटैच करेगा और दूसरी तरफ उसको रिलीज करेगा, तो उसको कैरी करेगा। लेकिन चैनल इस तरह से एक टनल प्रोवाइड करता है, एक रास्ता प्रोवाइड करता है, पैसेज प्रोवाइड करता है कि वहां से मॉलिक्यूल गुजर जाए। तो ये बुनियादी फर्क होता है चैनल और कैरियर के अंदर। मजीद डिफरेंसेस आप देख सकते हैं, जैसे चैनल प्रोटीन्स ये अमूमन आयंस को ट्रांसपोर्ट करती हैं, जबकि कैरियर ये मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करती है, मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, इसके अलावा पोजीशन मैंने जैसे बताया चैनल की फिक्स्ड होती है, लेकिन ये जो कैरियर्स हैं उनके अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंज आता है, वो फ्लिप करते हैं 180 डिग्री के एंगल के ऊपर। सोल्यूट मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज थ्रू द पोर्स, अक्सर जो सोल्यूट हैं, बट सोल्यूट मॉलिक्यूल्स आर बाउंड टू वन साइड एंड रिलीज फ्रॉम द अदर साइड। यानी ऐसा नहीं है कि वो बीच में गुजर जाएं, बल्कि कैरियर के साथ वो अटैच करेंगे और दूसरी तरफ फिर रिलीज होंगे। दे हैव हाई ट्रांसपोर्ट रेट, लेकिन कैरियर का जो ट्रांसपोर्ट रेट है वो थोड़ा सा लो होगा। ठीक है, फिर इस तरह डू नॉट बाइंड विद द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स इट ट्रांसपोर्ट। सोल्यूट मॉलिक्यूल्स के साथ इनका कोई इंटरेक्शन नहीं होता, उनको बस अलाउ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर अटैचमेंट होगी, दे कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव सोल्यूट बाउंड कन्फॉर्मेशन। सोल्यूट को अटैच करवाएंगे और उसके बाद फिर दूसरी तरफ रिलीज करेंगे। ये जो चैनल्स होते हैं ये अक्सर लिपोप्रोटीन इन नेचर होते हैं, जबकि ये ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर है। दे आर सिंथेसाइज्ड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जबकि ये फ्री राइबोसोम्स के ऊपर इनकी सिंथेसिस होती है। अच्छा, ऑन ट्रांसपोर्ट वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस मोस्टली चैनल्स के जरिए मूव करते हैं, और जबकि कैरियर्स के जरिए वाटर सॉल्युबल भी मूव करते हैं और जो वाटर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं वो भी मूव करते हैं। सो इस तरह से ये काफ़ी सारे पॉइंट हैं जो चैनल और कैरियर्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करवा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। सही। अच्छा, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। देखो, अभी हमने जो यहाँ पर जिक्र किया था चैनल्स का, तो चैनल्स में 2 तरह के चैनल्स होते हैं। एक होते हैं गेटेड चैनल और दूसरे होते हैं पंपिंग चैनल। तो यहां पर ये गेट चैनल और ये पंप चैनल का बताया हुआ है। तो इन दोनों में भी फर्क आपने याद रखना है कि इन दोनों में क्या फर्क है। देखिए, डेफिनेशन आप देख रहे हैं इन दोनों की, कि जो एक गेट चैनल है, आयन चैनल इसको कहा जाता है, it is an integral protein that transport ions along the concatenation gradient high to low। ठीक है, जबकि ये against the concatenation gradient movement करवाएगा low to high। ये पैसिव मूवमेंट करवाता है, ये एक्टिव मूवमेंट करवाता है। इसको कोई एनर्जी नहीं चाहिए, ये एनर्जी डिपेंडेंट है। सही। और ये डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये अगेंस्ट, जैसे आपको पहले बताया। और इसकी टाइप देखें, ये लाइगेंड गेटेड चैनल भी होगा और वोल्टेज गेटेड चैनल। असल में ये जो स्टिमुलस होता है 2 तरह का होता है। लाइगेंड का मतलब है कि मॉलिक्यूल, और जबकि वोल्टेज का मतलब है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये दोनों तरफ से हो सकता है, जबकि ये जो है ये प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट परफॉर्म करवाते हैं जो पंप्स होते हैं। यहां पर जैसे आपको ये शो किया हुआ है कि ये सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट यहाँ पर परफॉर्म हो रही है।
तो ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि किसी एक चीज़ की मूवमेंट के साथ कोई दूसरी चीज़ भी मूव कर जाए। जैसे बेसिकली ये चैनल जो है ये सोडियम को मूव करवाता है, लेकिन उसके साथ साथ ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी इसके थ्रू मूव कर जाते हैं। तो इस तरह से ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। जबकि जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है उसके अंदर एक मॉलिक्यूल, एक जो चैनल है उसने सिर्फ एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को या आयन को ही मूव करवाना है, उसमें उसने उसके साथ किसी और को मूव नहीं करवाना। जैसे ये सोडियम का जो चैनल होगा वो सोडियम को मूव करवाएगा, पोटाशियम का चैनल पोटाशियम को मूव करवा रहा है, लेकिन आपने यहाँ पर देखा कि एक आयन के साथ साथ एक मॉलिक्यूल भी इसके थ्रू मूव कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, फिर आप देखिए कि इसमें जो कुछ दूसरी प्रोटीन्स थी उनको हमने कहा था कि वो रिसेप्टर के तौर पर एक्ट करते हैं। रिसेप्टर, जैसे आपको यहाँ पर एक ये इस चैनल के साथ एक रिसेप्टर नजर आ रहा है, तो रिसेप्टर के साथ ये एक लिगेंड उस स्टिमुलस को कहते हैं जो कि रिसेप्टर के साथ आकर इंटरेक्ट करता है। तो ये लिगेंड अटैच करता है जैसे रिसेप्टर के साथ, तो फिर ये आप देख रहे हैं कि ये चैनल ओपन हो गया। तो रिसेप्टर के तौर पर भी कुछ प्रोटीन्स एक्ट कर रही होती हैं। रिसेप्टर का मतलब है कि दे रिसीव एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स, उनको कहते हैं रिसेप्टर। मिसाल के तौर पर जैसे हम ये कोई ड्रग लेते हैं बॉडी में, तो वो ड्रग किसी पर्टिकुलर सेल के ऊपर जाकर अफेक्ट करती है। कैसे वो सेल्स को रिकग्नाइज करती है? बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर रिसेप्टर्स। ओके, फिर इसी तरह से सम ऑफ द प्रोटीन्स एक्ट एज एंटीजेंस। तो यहां पर आपको देखिए ये जो लिंकिंग एडजेसेंट सेल्स टुगेदर, ये एंटीजेंस का रोल है। सेल्स कैन लिंक टुगेदर बाय मींस ऑफ एंटीजेंस, और एंटीजेंस आल्सो प्रोवाइड रिकग्निशन टू द सेल। यानी एक सेल किस तरह से पहचाना जाता है कि ये कौन सा सेल है। फॉर एग्जाम्पल, in our body there are 200 different type of cells. How they are recognized? So they are recognized on the basis of particular antigens. और antigens के साथ साथ every cell type has particular receptors as well. So cells of one type can be distinguished from other type on the basis of antigens as well as receptors. अच्छा, इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी होती हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का कोई फाइबर है और ये नीचे साइटोस्केलेटल फाइबर, उन दोनों के दरमियान इसने लिंक का काम किया हुआ है। तो इस तरह से सम ऑफ द प्रोटीन्स आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एंड सम प्रोटीन्स एक्ट एज एंजाइम। एंजाइम के तौर पर भी कुछ प्रोटीन एक्ट करती हैं विच आर द पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जैसे बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट हैं। उसमें एक एंजाइम की एग्जांपल आपको मिलेगी एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम है दैट कन्वर्ट एटीपी इनटू साइक्लिक एएमपी। जब कोई हार्मोन किसी सेल के अंदर दाखिल होता है तो उस वक्त ये साइक्लिक एएमपी बनता है। और इसके अलावा आपने जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स देखे, वो भी सारे एंजाइम्स हैं। या क्लोरोप्लास्ट की थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर जो आपने इलेक्ट्रॉन कैरियर्स देखे वो भी सारे एंजाइम्स हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स जो अपने फंक्शंस के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अच्छा, अब आखिर में सेल मेम्ब्रेन बेसिकली देखिए इसका रोल क्या है। सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट करती है इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरनमेंट। तो ये इंटरेक्शन किस तरह से रेगुलेट होता है, इसका क्या पर्पज है? तो एक तो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करने के लिए सेल मेम्ब्रेन ने ये मूवमेंट ऑफ मटेरियल परफॉर्म करना होता है, ठीक है। इसके अलावा वेस्ट सब्सटेंसेस को एक्सक्रीट करने के लिए या यूजफुल सब्सटेंसेस को सिक्रीट करने के लिए या फिर आयनिक ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए, जैसे नर्वस फंक्शन के लिए या मस्क्यूलर एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड होता है। और इसके साथ साथ पीएच को मेंटेन करने के लिए एच आयंस को मूव करवाना होता है। तो ये सारे रोल्स सेल मेम्ब्रेन के जरिए परफॉर्म होंगे और ये सारे सेल मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट हैं। सही, सेल मेम्ब्रेन की ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी का जहां तक ताल्लुक है तो उस हवाले से सेल मेम्ब्रेन आप याद रखें ये सेमी परमिएबल नेचर है, यानी इट अलाउ सम डिसॉल्व सब्सटेंसेस। याद रखो, सम डिसॉल्व सब्सटेंसेस को ये अलाउ करती है, बाकियों को नहीं। जैसे लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस इजीली क्रॉस कर जाएंगे, बट जो लिपिड इनसॉल्युबल होंगे यानी वाटर सॉल्युबल वो आसानी से क्रॉस नहीं करेंगे। जैसे आयंस वगैरह उनको मूव करवाने के लिए स्पेशल मेजर से अडॉप्ट किए जाते हैं। बहरहाल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू सम एक्सटेंट वाटर,
ये मूव कर जाते हैं लिपिड बायलेयर से, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी वाटर की भी अगर मूव करवानी हो तो ऐसी सूरत में चैनल्स रिक्वायर्ड होंगे। जैसे अभी उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लाइकली मूव थ्रू द लिपिड बायलेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोस्ट रैपिडली। तो सबसे ज्यादा रैपिडली कौन सा मॉलिक्यूल है जो मूव कर सकता है? वही जो बगैर किसी हेल्प से मूव कर जाए। देखो, अमाइनो एसिड के लिए भी आपको प्रोटीन्स चाहिए होंगी, ग्लूकोज के लिए भी, पोटाशियम के लिए भी, स्टार्च के लिए भी, बट CO2 के लिए किसी प्रोटीन की हेल्प नहीं चाहिए। तो इस वजह से द राइट आंसर मस्ट बी द ए। फिर इसी तरह से देखिए, व्हाट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स पास थ्रू अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोस्ट इजीली। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि जो हाइड्रोफोबिक नेचर के मॉलिक्यूल्स होते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स ये आसानी से गुजर सकते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स बेशक वो हाइड्रोफोबिक हो वो नहीं गुजरेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये स्मॉल और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स ये ज्यादा इजीली गुजर सकते हैं। अच्छा, ये आखिर में आपने कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस भी याद रखने हैं, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, जो कि सेल मेम्ब्रेन यूज करती है फॉर द मूवमेंट ऑफ मटेरियल। तो इनका क्लियर कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। सम टाइम क्वेश्चन इनके ऊपर भी बेस्ड होते हैं। अगरचे ये FSC की बुक्स में ज्यादा डिटेल से ये चीजें गिवन नहीं है, कुछ बुक्स के अंदर गिवन है, कुछ में नहीं है, लेकिन आपको ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं बिल्कुल क्लियर पता होने चाहिए। मिसाल के तौर पर डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ये तीनों पैसिव टाइप की ट्रांसपोर्ट्स हैं, क्योंकि इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही। दीज आर पैसिव इन नेचर। लेकिन उसके बाद ये एक्टिव और ये जो बल्क ट्रांसपोर्ट हैं, दे आर एनर्जी डिपेंडेंट, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इनमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जैसे यहां पर आपको ये दिखाया जा रहा है, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स ये यहां पे गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं वो ये लिपिड बायलेयर से गुजर रहे हैं, लेकिन वाटर सॉल्युबल के लिए आपको प्रोटीन की हेल्प यहाँ पे चाहिए। तो ये है दरअसल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, लेकिन जो फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं ये सिंपल डिफ्यूजन है। ये फर्क था इन दोनों में। फिर आप देखिए कि ऑस्मोसिस, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये कुछ तादाद में तो लिपिड बायलेयर से पास कर जाते हैं, बट इन बल्क क्वांटिटी फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर सम स्पेसिफिक चैनल्स आर रिक्वायर्ड। सो ये कहलाते हैं एक्वापोरेंस। ये वाटर को मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनके जरिए वाटर की मूवमेंट हो रही है। ठीक है, यानी वाटर की मूवमेंट को बेसिकली जो कहा जाता है ऑस्मोसिस, लेकिन ये ऑस्मोसिस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है या एक सिंपल डिफ्यूजन है, किसके साथ ये रिलेट कर रहा है? तो इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्योंकि ये प्रोटीन की हेल्प के जरिए हो रहा है। अगरचे टू सम एक्सटेंट डिफ्यूजन के जरिए मुमकिन है, लेकिन मेनली ये थ्रू प्रोटीन होगा। अच्छा, इसके अलावा ये बल्क ट्रांसपोर्ट, आप देखिए बल्क ट्रांसपोर्ट, उसमें ये एंडोसाइटोसिस जो इनवर्ड मूवमेंट होगी, अगर सॉलिड्स की हो तो फैगोसाइटोसिस, लिक्विड की हो तो पिनोसाइटोसिस, लेकिन आउटवर्ड जब भी ये मूवमेंट हो तो ये लिक्विड फॉर्म में ही होती है। जैसे आपको ये यहाँ पर ये एक्सोसाइटोसिस होता हुआ नजर आ रहा है, ऊपर एक्सोसाइटोसिस, और जबकि ये एंडोसाइटोसिस होता हुआ नजर आ रहा है। तो एंडोसाइटोसिस में फर्दर वो दो टाइप्स होंगी, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, बट एक्सोसाइटोसिस में यूं ये बाइफर्केशन नहीं है। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ हमारा ये आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इस लेक्चर के ऊपर मुश्तमिल MCQs का एक टेस्ट अभी आपको मैं थोड़ी देर में सेंड करूंगा, तो आप लोग उसको बेशक अभी रात को ही अटेम्प्ट ना कीजिए, अभी आप आराम से सोइएगा और उसके बाद फिर आप कल सुबह उठ के थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा अपनी बुक्स में से इन टॉपिक्स को जो आज हमने कवर किए हैं, और टॉपिक रिवाइज करने के बाद फिर आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, ताकि आज का जितना काम हुआ है वो आज ही प्रिपेयर हो जाए। इसको छोड़ते जाएंगे तो ये काम इकट्ठा होता जाएगा। आपने छोड़ने की जहमत नहीं करनी, आपने आज का जो भी पोर्शन है उसको रिवाइज करके और फिर कल सुबह उठ के इसका वो टेस्ट आप अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है जी, तो कल तक के लिए इजाज़त। डियर व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen.
Thank you once again.